हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ कुछ साइंस के बेहतरीन चुनिंदा प्रश्नों के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस में जो है मिले जुले प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो है कुछ प्रश्न बायोलॉजी के भी हैं, कुछ प्रश्न केमिस्ट्री के भी हैं और कुछ जो है स्पेस टेक्नोलॉजी से भी हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये मिला जुला स्वरूप है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और जहाँ कहीं भी आपको अस्पष्टता की स्थिति होगी आप वो भी जो है ज़रूर कंसल्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री केल्विन पर, -4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो जो घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी, ये बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के ना। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि एकांक आयतन में जो है उपस्थित द्रव्यमान को ही जो है हम लोग घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब अगर साफ शब्दों में कहा जाए, व्यवहारिक भाषा में कहा जाए तो कोई वस्तु कितनी घनी है उसकी सघनता को ही क्या व्यक्त करता है, वही घनत्व है। ठीक, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं या एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को जो है घनत्व कहते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि कोई कितना सघन है। ठीक, तो वही घनत्व है। जैसे मैं कहूँ कि आप 1 किलो के बराबर भूसा ले लीजिए। भूसा तो जानते ही होंगे आप ना, जिसको पुआल बोलते हैं। उसको ले लीजिए, 1 किलो का एक बाट ले लीजिए लोहा। ठीक, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जो लोहा है उसकी सघनता अत्यधिक होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके एकांक द्रव्यमान में उसका आयतन, ये एकांक आयतन में उसका जो द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा होगा। द्रव्यमान के विषय में मैंने बताया अभी तक पिछले वीडियो में कि ये जो द्रव्यमान होता है ये अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। ये अंतर कैसे होता है इसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होगा वो अत्यधिक सघन होगा। ठीक, बस यही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये एक खूबी बता दूं कपूर की। कपूर क्या होता है कि अगर इसको गर्म किया जाए तो ये ठोस से सीधे जो है ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यानी कि ये द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। अमूमन क्या होता है कि अधिकांशतः पदार्थ जो होते हैं अगर वो ठोस रूप में है, अगर उनको गर्म किया जाए तो सबसे पहले वो द्रव में परिवर्तित होते हैं फिर गैस में। लेकिन कपूर के साथ ऐसा नहीं है। कपूर सीधा जो है ये द्रव में ना परिवर्तित होकर गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी क्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यही इस प्रश्न में पूछा है, लेकिन इसके पूछने का जो लहजा है वो परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है। ऑप्शन है XX, XY, X और Y। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पुरुष का जीन संगठन होता है वो XY होता है। XX किसका होता है, ये फीमेल का होता है। तो इसी वजह से जब जो भी बेबी पैदा होता है, जब उसके जेंडर की बात आती है तो जेंडर के लिए डिसाइडिंग फैक्टर किसका जीन होता है, पुरुष का, यानी कि मेल का। ठीक, क्योंकि इसके पास XY गुणसूत्र होते हैं। तो अगर और इसके पास यानी कि ऐसा कुछ समझिए कि एक मेल है, ये फीमेल है। मेल में क्या होता है कि XY गुणसूत्र होते हैं और इसका XX होता है ना। एक इससे निकल के आता है, इससे निकल कर आएगा तो X ही, लेकिन अगर इससे निकल कर X आ गया तब तो फॉर्मेशन XX का हो गया। लेकिन अगर इससे निकल कर Y आया तो फॉर्मेशन किसका हो गया, XY का हो गया। तो अगर XY का हो गया तो फिर से ये मेल बन गया, और अगर XX हुआ तो जो है सॉरी तब ये जो है ये फिर से फीमेल बन गई। तो कहने का मतलब जो जीन डिसाइड होता है वो XY से, यानी कि कहने का मतलब
किसी बच्चे कोई बच्चा जो है वो पुरुष होगा या स्त्री होगा, इसके लिए किसका जीन डिसाइड करता है? पुरुष का जीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो आपको मैं ये बता दूं, जो प्रकाश विकिरण होता है इसकी प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया, ऑप्शन परिवर्तित किया गया है, तो इसका उत्तर तो हम लोग पिछले प्रश्न में देख ही चुके हैं। पहला प्रश्न क्योंकि यही था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन परिवर्तित किया गया है। तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ठीक, तो ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो जो इसका उत्तर अधिकांशतः लोग ये बताएंगे, लेकिन ये है नहीं। ठीक, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है। कुछ फिगर नहीं बन पा रहा है, कुछ ऐसे होता है ना अंडवाहिनी, ये बन नहीं पा रहा है। तो जो है कहने का मतलब यही है कि ये जो है निषेचन की क्रिया जो है वो अंडवाहिनी में होती है, ये आप ध्यान रखें, गर्भाशय में नहीं होती है। गर्भाशय में भ्रूण जो है वो पलता बढ़ता है। ठीक, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन है O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो और सी वाला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, तो यही क्रिया क्या कही जाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल से इसको लेते हैं, यानी कि इसको लेते हैं और देते क्या हैं? ऑक्सीजन ना। अरे आर्गन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, सीधी सी बात है। तो इसके लिए आवश्यक कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ऑप्शन है ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन। तो मैं आपको बता दूं कि मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है। ये क्या करता है? ये जो है ग्लूकोज को जो है ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ठीक, ये वाला हार्मोन। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके कहाँ पर संचित करता है? इसको यकृत में। यानी कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। जितने भी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और उसको जो है यकृत में संचित कर देता है। और जब जब हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन पुनः किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में। ठीक, तो हमारे शरीर की ऊर्जा की ज़रूरत पूरी होती रहती है समय समय पर। लेकिन इंसुलिन जिसका काम करना बंद कर देता है तो उसके ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। वही जो है शुगर जिसको बोलते हैं, उसी का हिंदी नाम जो है मधुमेह है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो इंसुलिन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा, ग्लास, प्लैटिनम, क्वार्ट्ज। तो मैं आपको बता दूं कि जब हीरे का निर्माण होता है तो पहली बात तो हीरा जो है वो कोयला की खदानों में, या ऐसा कहा जाता है कि कोयला जो है जब उच्च ताप और उच्च दाब पर कोयला जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? हीरा में। तो कहने का मतलब यही है कि इसलिए हीरा जो है सबसे सख्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। आप इसमें दिमाग लगाइए। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हो नहीं सकती, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं हो सकती, ये तो निकलती है लकड़ी। जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण।
तो सोचिए, मैं आपको बता दूं कि आप लोग गोबर गैस के विषय में सुने होंगे, ठीक। ये क्या होता था, एक बड़ा सा जो है गड्ढा खोदा जाता था, इसी गड्ढे में जो है गाय का गोबर, जो भी जो है सड़ने वाली चीज़ें होती थी, सब इसी में फेंक दिया जाता था। फिर एक पाइप के जरिए जो है इसको जो है रसोई तक लाया जाता था और यहाँ पर जो है जलाकर जो है इसका उपयोग भोजन बनाने में कर लिया जाता था। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि जो गोबर गैस हम लोग बनाते थे, यानी कि खाद गोबर सब सड़ा के उसमें, तो उससे क्या कौन सी गैस निकलती थी, मीथेन ना। तो इस वजह से खाना बनाने में जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो मीथेन है, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है टिन, सीसा, निकेल, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम सुरक्षा फ्यूज लगाते हैं, या सीधा सा मतलब समझिए कि जो फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज सुरक्षा के लिए ही लगाते हैं, तो इसमें जो तार प्रयुक्त होता है वो टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो टिन और शीशे की एक मिश्र धातु है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? अब देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तो हो नहीं सकती, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है, अभी मैंने जिक्र किया। तो जो ऑप्शन बच रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी वजह से देखिए घुटन होती, जो सिगरेट वगैरह भी सब पीते हैं तब भी वहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निर्गत होती है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। जैविक सिस्टम में यानी कि जो भी जीव हैं और उन जीवों में जो भी क्रिया होती है, तो उसको तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? बैक्टीरिया तो तेज कर नहीं सकता, डीएनए कर नहीं सकता, इंसुलिन कर नहीं सकता। इंसुलिन प्रक्रिया को थोड़ी बढ़ाता है, इंसुलिन तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एंजाइम, ठीक। एंजाइम क्या करता है कि जो भी रासायनिक क्रिया हम लोगों के शरीर में हो रही है उसकी गति को जो है वो तेज कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दूरदृष्टि होता क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आदमी को दूर की चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन जो है पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, तो इसी को जो है दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, आप पढ़िए, देखिए, दूर, दू यानी कि ऊ आ रहा है ना, तो ऊ से क्या, उत्तल लेंस ना, ठीक। और वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई दृष्टि दोष होता है तो उसके लिए लेंस ही प्रयोग किया जाता है, दर्पण नहीं प्रयोग किया जाता। क्यों? क्योंकि दर्पण जो है एक तरफ कलई किया होता है और लेंस जो है दोनों तरफ वो इसको आर पार देखा जा सकता है, ठीक। ये इसीलिए जो है किसी को अगर देखने में समस्या होती है उसको लेंस डाला जाता है, दर्पण नहीं लगाया जाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 4.2 सेकंड, 4.8 सेकंड, 8.3 मिनट, 3.6 घंटे। तो जो इसका राइट आंसर है 8.3 मिनट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण। जो इसका राइट आंसर है वो बीटा किरण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किससे? दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से।
तो जो इसका राइट आंसर है ये दृश्य प्रकाश से जो है अभिक्रिया कर लेता है और ये जो है विस्फोटक बन जाता है। ठीक, इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो जो क्लोरोफिल होता है ये हरी पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ ये जो है हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता ही है। और इसमें जो है मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। इसी वजह से देखिए एक बार घुमाकर प्रश्न पूछा गया था कि अगर किसी पत्ती को हम लोग जला दें तो कौन सी धातु उसमें शेष बचेगी, तो उसका राइट आंसर था मैग्नीशियम, क्योंकि जो है क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 10 किलोमीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 10 मील पर मिनट, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप ये बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये पता भी होना चाहिए कि ध्वनि में जो है वायु का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? N2CO3, NH, ये HNO3 है, H2SO4, HCl। ठीक, तो जो इसका आंसर है वो H2SO4 है, क्योंकि उद्योग जगत में यही H2SO4 जो है मूल एसिड है, इसी का उपयोग जो है अधिकांशतः पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो सबसे पहले प्रश्न तो यहाँ पर उठता है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, न्यूटन है, आइंस्टीन है, चार्ल्स डार्विन है, लैमार्क है। तो सबसे पहली बात तो ऑप्शन ये प्रश्न ये उठता है कि जैव विकास क्या होता है। जब तक आप जैव विकास नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसे जो है किसने बताया था। तो जैव विकास क्या है कि एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी है उन दोनों के मध्य जो परिवर्तन हो रहे हैं वही क्या है, वही जैव विकास है। ठीक, जैसे मनुष्य पहले बंदर था या नहीं था ये बात की बात है, लेकिन मनुष्य का विकास जो है वो बंदरों से हुआ है। यानी कि बंदर से जो है जब आदि मानव का पहला रूप सामने आया तो इन दोनों के बीच क्या था, जैव विकास ही तो था। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी, अगर ये एक पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई, तो इन दोनों के बीच जो है जो आनुवांशिक परिवर्तन आया वही क्या है, जैव विकास है। ठीक, तो प्रश्न कह रहा है कि इसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर है वो लैमार्क है। देखिए लैमार्क क्या कहता है, लैमार्क ये कहता है कि हम अपने जिन अंगों का जो है हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं वो अंग हमारे बढ़ जाते हैं, और जिन अंगों का हम लोग कम उपयोग करते हैं वो जो है विलुप्त हो जाते हैं। जैसे इसमें जो है एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया जाता है, जैसे जिराफ की गर्दन लंबी क्यों। तो लैमार्क कहता है कि जब जो है जिराफ जहाँ पर भी पाए जाते थे तो वो क्या खाते थे, वो पेड़ पौधों को खाते थे। पहले क्या होता था कि जो है ये घास फूस चरा करते थे, लेकिन जो है अकाल पड़ा तो इस वजह से जो है यानी कि बारिश कम हुई, तो इस वजह से जो धरती पर जो घास फूस जमती थी वो नहीं जमी, और इससे क्या हुआ कि जो है जिराफ जो है अपनी गर्दन को उचका के पौधों की पत्तियों को खाने लगे। ठीक, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते जाते जो है वो जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, यानी कि जिराफ बार बार उचक कर जो है पत्तियों को खाने का प्रयास करता पौधों की, इस वजह से उसकी गर्दन लंबी हो गई। लेकिन ये तो पहले बार इन्होंने कहा, लेकिन इन्हीं का खंडन चार्ल्स डार्विन ने किया। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सभी जो है जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पर सभी जिंदा रहने के लिए कंपटीशन करते हैं।
यानी कहने का मतलब ये है कि सभी लोग जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष में जो जो जीत जाता है वही रहता है, और जो नहीं जीत पाता या जो जो नहीं सर्वाइवल कर पाता उसकी मृत्यु हो जाती है या वो विलुप्त हो जाता है। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, क्योंकि जब प्रकृति का परिवर्तन हो रहा था, या यूँ कह लीजिए जब वातावरण परिवर्तित हो रहा था, तो जो डायनासोर वगैरह थे ये जो है परिस्थिति के अनुसार खुद को नहीं डाल पाए, इस वजह से वो समाप्त हो गए। तो लेकिन यहाँ पर जो बताने का मुख्य पर्पज था कि जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने ही समझाया था। इन्होंने ये कहा था कि कोई जिस किसी भी अंग का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस अंग का विकास हो जाता है। लेकिन इन्हीं का खंडन चार्ल्स डार्विन ने किया था इनके बाद, यानी सबसे पहले ये बोले थे जैव विकास पे, फिर इसके बाद ये बोले थे। ठीक, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो मैं आपको इसका सिंपल सा फार्मूला है, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर ये एक बात बता दूं कि कोई भी तत्व होता है, तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और उस परमाणु में जैसे कोई परमाणु है तो उसके जो है नाभिक होंगे। ये अगर कोई परमाणु है तो इसका एक नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो द्रव्यमान संख्या जो है क्या होगी? वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होगी। तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है तो 2 द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट हो जाएगी ना, तो ये 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ने के काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण, ए और बी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि साधारण लेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर साधारण है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है कि वो घटा पाएगा या बढ़ा पाएगा। तो इस वजह से पढ़ने में जो काम आने वाला ग्लास है या तो वो अवतल होगा नहीं तो उत्तल होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए हमेशा क्या होता है कि उत्तल लेंस को जो है हम लोग आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते हैं। यानी उत्तल लेंस क्या करता है कि जब हम लोग बहुत पास से उसके देखते हैं तो वो उससे क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, और पढ़ने के लिए जो है बड़ा प्रतिबिंब होना ही चाहिए। अवतल लेंस से भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस से छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से। इस वजह से जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको जो है आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहली बात तो इस प्रश्न में आए 2 शब्दों को समझते हैं। एक एनेस्थीसिया, एक हास्य गैस है। हास्य गैस का मतलब ऐसी गैस जिसको जो है अगर सूंघ लिया जाए तो आदमी खुशी खुशी हंसने लगेगा। ठीक, एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया मतलब वही एक तरीके का जो है बेहोश करना, वही एनेस्थीसिया है। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर है वो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है। ठीक, ये आप ध्यान रखें, ये N है भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaOH, Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3, CaOH ट्वाइस। इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसको कहेंगे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है बुझा चूना। ठीक, तो जो है ये खाने वाला सोडा है, खाने का सोडा है। ये बुझा चूना मैंने बताया है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा ये वो
Na2CO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से, हवा से? ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था खोआ मॉडल का। इसका राइट आंसर सूर्य होगा। आगे बढ़ते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु है तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। तो ये बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। तांबा ऐसी धातु है कि जिसको अगर वायु में रख दें तो उसके ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? अब देखिए, रासायनिक ऊर्जा है, ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि टरबाइन आपने देखा है। डायनेमो मतलब वही जिसको गांव में जनरेटर कहते हैं। ठीक, और ये टरबाइन है, जहाँ भी विद्युत गृह बने होंगे। पहली बात तो बिजली बनाने के भी कई तरीके हैं, लेकिन हर तरीक़ों में एक कॉमन नियम अप्लाई होता है। जैसे एक टरबाइन लगी होती है ऐसे, अगर कुल मिला के इसी टरबाइन को घुमाया जाता है। जब ये टरबाइन घूमती है तो इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र निर्मित किया गया रहता है, जिससे अगर ये टरबाइन जब घूमती है तो इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा पैदा हो जाती है। ठीक, अब अगर ये इस टरबाइन को, महत्वपूर्ण ये है कि इस टरबाइन को घुमाया कैसे जाए। ये टरबाइन कभी कभी जो है क्या होता है कि ऊंचाई से इस पर जल गिराया जाता है। जैसे एक बांध बना दिया गया, इस बांध में पानी भर दिया गया, तो इसी से जो है इस टरबाइन पर अगर पानी गिराया गया तो ये टरबाइन अगर घूमे, कुल मिला के टरबाइन को घुमाना है। ठीक, टरबाइन घूमेगी तो बिजली पैदा होगी। ठीक, यही है। जनरेटर भी तो यही करता है। जनरेटर में जो है जब वो घूमता है तो उसके घूमने के फलस्वरूप इधर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इसी चुंबक लगे होते हैं, शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं, और इसके बीच जब जो है जनरेटर वाला वो पहिया अगर घूमता रहता है तो इसी की वजह से इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही इसमें विद्युत धारा पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जानने वाली बात है कि ऑप्शन जो दिया गया है, पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। रासायनिक ऊर्जा ये हो नहीं सकता, क्योंकि केमिकल एनर्जी है नहीं। सौर ऊर्जा ये है नहीं। मैकेनिकल एनर्जी है, एक मैग्नेटिक एनर्जी है। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैग्नेटिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पर जो है जो चुंबकीय क्षेत्र लगे होते हैं उन्हीं से तो जो है निर्गत होती है विद्युत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका रासायनिक प्रभाव हो नहीं सकता, यांत्रिक प्रभाव ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि फ्यूज जो है कुछ इस तरीके का होता है। एक सिंगल सा वायर के थ्रू अगर इस तरफ से लाइट का कनेक्शन दे, फ्यूज आप जनरली देखे होंगे, इसको तार को पतला किया जाता है। ऊष्मीय प्रभाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब अत्यधिक बिजली होती है तो जो है ऊष्मा, यानी कि अगर विद्युत प्रवाहित हो रही है तो तार में विद्युत के फलस्वरूप ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जब ज़्यादा बिजली आएगी, यानी ज़्यादा ये ज़्यादा गर्म होगा तो ये पिघल कर जो है टूट जाएगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड, ये तो नींबू में पाया जाए। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। ये NaCl है, ये सोडियम बेंजोएट है, ये पोटेशियम क्लोराइड, साइट्रिक एसिड। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर है वो है सोडियम बेंजोएट। जो हम लोग मार्केट में अचार वगैरह देखते हैं उसमें जो है सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल हुआ रहता है। ठीक, हालांकि गांव में जो है सोडियम क्लोराइड का भी उपयोग वस्तुओं के परिरक्षण में किया जाता है, लेकिन कुछ ही चुनिंदा वस्तु जैसे अचार वगैरह हुआ तो जो है उसमें जो है नमक डालकर रख दिया जाता है। लेकिन ये जो व्यापक तौर पर जिसका उपयोग किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। आप आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है?
ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो देखिए पहली बात तो अर्धचालक क्या होते हैं, यानी कि ये चालक और कुचालक के बीच की कड़ी है। ठीक, कहने का मतलब कि वैसे तो ये कुचालक रहेंगे, लेकिन जैसे इनमें विद्युत प्रवाहित कर दी जाएगी तो ये सुचालक बन जाएंगे। तो इसी वजह से इनको जो है चालक और कुचालक के मध्य में रखा गया, इसी वजह से इनको अर्धचालक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो देखिए तांबा हुआ, ये सभी सुचालक हैं, अर्धचालक इसमें क्या है, जर्मेनियम है। ठीक, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो जर्मेनियम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल। तो आप जनरल सा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मोबिल का इस्तेमाल तो साबुन में होगा नहीं, केरोसिन का होगा नहीं, कटिंग तेल ये होगा नहीं, वनस्पति तेल ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? अब देखिए ये थोड़ा जो है इनके गुण से प्रश्न पूछ लिया है। धातु देखिए क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इस वजह से इनकी जो बाहरी कक्षा होती है वो फुलफिल नहीं होती, यानी कि संतृप्त नहीं होती। कहने का मतलब कि जैसे कक्षा कुछ इस तरीके से होती है ना, अगर कक्षा में जैसे अभी आगे बताया जाएगा, ये SPDF जो है ये चारों कोष होते हैं। ठीक, या यूँ समझिए कि जब धातुओं का हम लोग या किसी भी तत्व का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 18 और 32, ठीक, इसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जनरली, KLMN इसी रूप में ना। तो कहने का मतलब जिस भी तत्व की जो बाहरी कक्षा है, अगर वो 2, 8, 18 या 32 होती है तो वो जो है कम अभिक्रियाशील होते हैं, बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करते, कि विशेष कंडीशन में जो है वो अभिक्रिया करते हैं। लेकिन जो धातु की कंडीशन है, धातु जो है क्रियाशील होता है, तो इस वजह से धातु की जो बाहरी कक्षा होती है वो जो है पूर्ण नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए किसकी कक्षा पूर्ण नहीं दिख रही, यहाँ पर देखिए 8 है अंत में, यानी कि इसका अष्टक पूरा है, इसका अष्टक पूरा है, ये भी देखिए 2 है तो इस वजह से इसका भी अष्टक पूरा है। इसका देखिए इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये जो है ये धातु तत्व के लिए उपयुक्त होगा। ठीक, इसका राइट आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल फैक्ट पर आधारित प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? देखिए बस इसमें ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। बस इसमें जो है इसकी इंग्लिश पूछ लिया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक, यानी कि इसी को फोटोसिंथेसिस को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इससे मत कंफ्यूज होइएगा। इसकी इंग्लिश फोटोसिंथेसिस होती है प्रकाश संश्लेषण की। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? जैसे ये बात जानिए कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। इसको छोड़ा कब गया था? 19 अप्रैल 1975 में। ये भी बिल्कुल फैक्ट है। इस वजह इसको जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है इसरो ने जो है उपग्रह प्रक्षेपण में जो है उसकी पहली शुरुआत यहाँ से हुई थी और आज हम लोग सोचिए मंगल तक पहुँच गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में और रात में, रात दिन अथवा रात्रि में, केवल दिन में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर 2 साइकिल चलती है। ठीक, एक बोली जाती है प्रकाश में जो रिएक्शन होती है वो है उसको हिल्स साइकिल बोलते हैं, और जो अंधकार में होती है, रात में होती है, तो केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं। ठीक, तो इस वजह से जो इसका राइट आंसर है वो है दोनों, दिन और रात दोनों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है?
या इसी अल्कोहलिक खमीर को है फर्मेंटेशन। ये भी बिल्कुल फैक्ट पर आधारित प्रश्न है। ऑप्शन है पायरुविक एसिड, एसिटल्डिहाइड, एथाइल अल्कोहल या फार्मिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, यही शराब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का कारण है फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, वंशागति। ठीक, तो विकास जो है वो जीने के लिए संघर्ष है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंसुलिन। यही इंसुलिन हार्मोन ही तो जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर। ये एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का जो है ये रासायनिक नाम है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इन्वर्टेज एक एंजाइम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोलिसिस, डायलिसिस, मैकेनिकल ऊर्जा, पैरालिसिस। देखिए, जिसकी किडनी सही से काम नहीं करती, यानी कि किडनी का काम क्या है? रक्त को छानना, यानी कि रक्त से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को शरीर से बाहर निकालना। लेकिन कभी कभी किडनी खराब हो जाती है तो क्या किया जाता है? डायलिसिस कराया जाता है। ठीक, तो डायलिसिस के द्वारा जो है ये मशीन ब्लड को फिल्टर करती है, वही है डायलिसिस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। ठीक, देखिए, सबसे जिसकी पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होती है वो है गामा किरण। इस वजह से गामा किरण को जो है शरीर में नहीं भेदा जाता है, क्योंकि अगर इसको भेदा गया तो जो है आदमी डेथ निश्चित है। और अल्फ़ा, चाहे अल्फ़ा हो या बीटा हो या गामा हो, ये सभी किससे निकलती हैं? ये सभी जो है, जो भी जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलती हैं। ठीक, जो इसका राइट आंसर है एक्स किरण है। आप वैसे भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, एक्सरे का उपयोग अधिकांशतः जगह हम लोग करते हैं ना, जैसे हड्डी में कहीं टूट फूट की जानकारी अगर लेनी हुई या तमाम कार्य हैं इसके। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्स किरण है। आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अब सब लोग समतल दर्पण से ही काम चला लेते हैं, लेकिन जो है समतल दर्पण से तो भाई यही है कि जितने बड़े आप होंगे आपका फिगर भी उतना बड़ा दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर खूबी किसकी है? तो अगर हम लोग दाढ़ी बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? यानी कि हमारा चेहरा जो है वो बड़ा दिखना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है कि चेहरे को जो है बड़ा करके दिखाता है। ठीक, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर आभासी प्रतिबिंब होगा, एक मिनट रुकिए, जो काम उत्तल लेंस करता है वही काम अवतल दर्पण करता है। ठीक, हाँ तो सही है। देखिए, उत्तल हमेशा लेंस और दर्पण एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, यानी कि जो काम उत्तल लेंस का होगा वही काम जो है अवतल दर्पण द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अवतल दर्पण होगा। आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। अब यहाँ पर सब देखिए, शून्यावकाश करके पूछा है। शून्यावकाश मतलब वही निर्वात, जहाँ पे वायु ना हो, वही निर्वात। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देखिए, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। ये बिल्कुल फैक्ट है।
दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अब श्रृंग और गर्त समझ के देखिए, जिससे अगर ये कुछ ऐसे है, ठीक, तो यही तो श्रृंग, श्रृंग इसको बोला जाता है, और ये गर्त है जहाँ पर जो है ये वाला और ये वाला, ठीक। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यही जो है तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक, तरंग दैर्ध्य, ठीक। और ये जो दूरी होती है ये वाली, यही इसका आयाम है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तरंग दैर्ध्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? देखिए, और इस वैसे भी हवाई जहाज में हम लोग हल्की धातु लगाएंगे, ठीक। और आपको मैं ये बता दूं कि इन तीनों में जो है सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो एल्यूमिनियम है। आगे बढ़ते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? नोबल गैस क्या होती हैं कि ये जो है जनरली अक्रिय गैस कहा जाता है, यानी कि ये जो है साधारण यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। इनकी जो बाहरी कक्षा होती है वो फुलफिल होती है, या यूँ कह लीजिए कि इनकी जो बाहरी कक्षा होती है वो भरी होती है। इस वजह से ये जो है अभिक्रिया नहीं करती। और इसमें से पूछा क्या है, कौन सी नोबल गैस वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो कह रहा है कि वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है रेडान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं, वायु में पाई जाती हैं, वायुमंडल में तो सभी ही हैं, लेकिन ये जो है अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, जो ये रेडान है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक नमक, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन, एस्टर। इसका जो राइट आंसर है वो नाइट्रोहाइड्रोकार्बन है। जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, ये कि विस्फोटक पदार्थ है। इसका उपयोग जो है बम, बारूद ये सभी बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 1928, 1930, 1932 में, 1950 में। इसका जो राइट आंसर है वो 1930 में। इनको जो है रमन पुरस्कार रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। ये रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव ये प्रकाश से संबंधित है। भारत के एक वैज्ञानिक और जो है वो भी नोबेल पुरस्कार पाए थे, के चंद्रशेखर। वो चंद्रशेखर लिमिट के लिए पाए थे, ठीक। वो भारतीय मूल के थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था मिलर ने, खुराना ने, डिब्रीज ने, कैल्विन ने। इसका जो राइट आंसर है वो खुराना ने है। बिल्कुल ये सब फैक्ट पर आधारित है। इसमें क्या है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अब देखिए, अगर इसको जो है दूरदर्शी कह के पूछता तो अधिकांशतः लोग इसका जवाब दे ले जाते, लेकिन टेलीस्कोप पूछ लिया है, ठीक। तो दूरदर्शी की खोज कौन किया था? गैलीलियो। न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। जेम्स वाट ने जो है भाप का इंजन बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो गैलीलियो है। आगे बढ़ते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। ये ब्लड मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। देखिए, सर्वदाता जो होता है वो ओ होता है, ठीक। और सर्वग्राही कौन होता है? ये ए बी सर्वग्राही होता है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। ये आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पर संपन्न हुआ। आप इन प्रश्नों में से 52 प्रश्न थे, इनमें आपके कितने उत्तर सही हुए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और चुनिंदा प्रश्नों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।